नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन लीगल एजुकेशन। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल अपना जो चेंज आया है इससे अपनी लीगल एजुकेशन कैसे इफ़ेक्ट हुई है, पॉजिटिवली इफ़ेक्ट हुई है, नेगेटिवली इफ़ेक्ट हुई है, क्या चेंजेस आए हैं, ये हम इस क्वेश्चन में करेंगे। टेक्नोलॉजिकली हैज़ एन टेक्नोलॉजी हैज़ a strong effect on legal education. Now, time is not of traditional method of teaching and reading. Legal education is also changing with the new techniques and the development of the technology. Audio tape player is also being used along with the lectures in the classroom. Anna William Shavers, professor of Nebraska University of United Nations, shared his experience that when he first time went to this law school of teaching, then the professor showed audio tape player and students were told about the debates of Supreme Court. Anna William Shavers, the impact of technology on legal education. इन्होंने बताया, देखो सबसे पहले gradually this technique developed and at present this technique is widely used in the field of teaching of law. A workshop was also organized by the Association of America Law School in January to consider this. देखो जो बेसिकली ये टेक्निकल एरा जो आया है ना, ये अपना आया है कोरोना के बाद। कोरोना के बाद हम लीगल एजुकेशन ही नहीं कह सकते, हर तरीके की फील्ड में जो एजुकेशन फील्ड है वो पूरी तरीके से टेक्निकली मॉडरेट हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे उस टाइम इन्होंने बताया कि जब ये गए अमेरिकन स्कूल ऑफ टीचिंग के अंदर तो वहाँ पे एक ऑडियो प्लेयर लगाया, वहाँ पे उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की वो होती थी। और अब जैसे नीचे बता रहे हैं डिबेट्स, सुप्रीम कोर्ट की डिबेट जो है वो वहाँ पे सुनाई जाती थी लोगों को। ग्रेजुअली दिस टेक्निक डेवलप and at present the technique is widely used in the field of teaching law. A workshop also organized by the Association of American Law School in January to consider this. In the field of legal education, importance of technology can be seen in the following ways. कैसे? सिलेबस हो गया, क्लासरूम्स बढ़िया हो गए, अब लॉ की स्टडी अच्छी हो गई, फैकल्टी अच्छा हो गया, फैकल्टी को रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी देने लगे, research to legal information, increased expenses on the legal education. ये सारी चीज़ें इनको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो सिलेबस बता रहे हैं। विथ टाइम नीड वॉज फेल्ट टू मेक चेंजेस लॉ सिलेबस ऑल्सो विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सम न्यू सब्जेक्ट्स वर एडेड इन द लॉ सिलेबस, जैसे साइबर स्पेस इन द टेम्पल यूनिवर्सिटी, नबार्स्का यूनिवर्सिटी साइबर लॉ, regulation of internet, Texas University, the law of information privacy in Georgetown University, law of commercial transaction in Southern Methodist University in 1994 to 1997. Many seminars were organized in this regard by the Association of American Schools. ये उसी टाइम की बात हो रही है, कहने का मतलब है कि अमेरिकन स्कूल्स की बात हो रही है। अभी हमारे यहाँ इंडिया की कोई बात नहीं हुई है, इंडिया में हम अब पढ़ेंगे। इन इंडिया ऑल्सो मैनी चेंजेस हैपन इन लॉ सिलेबस नाउ अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल लॉज फॉलोइंग और ऑल्सो एडेड इन द सिलेबस। पहला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए हमारे ऐड किए, साइबर लॉ, एनवायरनमेंट लॉ एंड मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड रिसर्च मैथडोलॉजी। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट रहा लीगल एजुकेशन पे। सिलेबस चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी आई तो इधर हमने साइबर लॉ डाल दिया, इंटेलेक्चुअल लॉ डाल दिया, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। ठीक है, अब दूसरा जो इम्पैक्ट है वो हम पढ़ रहे हैं लॉ स्टडी इन द क्लासरूम्स। ये कैसे इफेक्ट हुई। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन द लेक्चर्स ऑफ लॉ प्रोफेसर्स इन लॉ स्कूल्स क्लासरूम्स। दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो यूज्ड आउट ऑफ क्लासरूम्स। अब ये 1870 में हार्वर्ड की बात बता रहे हैं बाय क्रिस्टोफर कोलम्बस लैंगडेल। अ न्यू फॉर्म वॉज स्टार्टेड एज केस मेथड विच प्रोवाइड अ न्यू फॉर्मेट टू द लीगल एजुकेशन। लेटर जो
Langdon repeated the lecture method of teaching and started Socratic method by appealed judicial decision. The following were included in the use of technology in law field: database, legal education, internet, computer network, list service, web-based instructions, email and projection system. ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम की जो बातें बता रहे हैं ये अपन को आजकल की जो वो हैं स्कूल्स में एजुकेशन सिस्टम में ईजिली अवेलेबल है ये सब चीज़ें. टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन रिवैम्पिंग एजुकेशन. It is considered as successful experiment. Many kind of projects are made in legal education for the development of technology. Like किस तरीके के projects बनाए गए? Establishment of the Center for Computer, Legal Education on Network Jurists created by Professor Barnold in Harvard. Establishment of the Barkman Center for the Internet and Society. ये जो आपको इंटरनेशनली या फिर आउटसाइड इंडिया की जो बातें बताई जा रही है ना, ये सब ज़रूरी नहीं है आप ये सब पूरी तरीके से मेंशन करो, बट लिटिल बिट रेफरेंस होना चाहिए कि आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे. इसके बाद में तीसरा हम पढ़ेंगे फैकल्टी रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस. ये दिए गए मैनी एक्सपेक्टेशंस आर फ्रॉम लॉ फील्ड एंड फैकल्टी लाइक टीचिंग, स्कॉलरशिप, सर्विस. अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है तो आपको रिवॉर्ड्स भी देने पड़ेंगे. मोस्ट ऑफ द लॉ स्कूल्स एंड द लॉ फैकल्टीज वांट्स टू यूज टेक्नोलॉजी इन द लीगल एजुकेशन, बट इन द लैक ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन इट्स नॉट बीइंग पॉसिबल. Then the possibility of non-availability of the help of secretariat to manage computer for the desk for every person in law faculty. बेसिकली ये जो आप फैकल्टी को रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन दिया जा रहा था तो इसकी वजह से टेक्निकली स्मार्ट हो रहे थे सारे इंस्टीट्यूशंस, इसीलिए ही तो वो आगे काम करेंगे. इसके बाद में अपना आ रहा है रीच टूवर्ड्स लीगल इंफॉर्मेशन, a use of computer network technology, help in the study of database, electronic and print help in the management of library and reading room. This help the people to easy access to the legal information or the knowledge. कैसे बढ़ी लॉ नॉलेज टेक्निकली कैसे हेल्प कर रही थी अपने को? टेक्नोलॉजी ऐसे हेल्प कर रही थी लॉ नॉलेज बढ़ाने में कि जो कंप्यूटर नेटवर्क था उसकी मदद से क्या हुआ, स्टडी ऑफ डेटाबेस ईजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम. तो मदद हुई कि नहीं हुई? एक्सपेंस ऑफ द लीगल एजुकेशन, expenses are expected over all the technologies. It's being difficult for the law schools and the faculties to bear this expense because firstly the donation given by the government is not sufficient. Secondly, the number of law students are decreasing. More efforts are made to solve this problem, like increment in the tuition fees, increment in the funds, universities, support to administration, fees determined by the students, etc. Such as new methods are being innovated due to new technology. According to Anna Willem Shavers, new technologies present the opportunity for the exploration of new method of teaching in the law schools. तो टेक्नोलॉजी का ये इम्पैक्ट रहा है लीगल एजुकेशन के ऊपर. क्या इम्पैक्ट रहा बताया इसने अपन को कि सारी चीज़ें क्लासरूम्स में पढ़ाने का तरीका बदला, लीगल नॉलेज अपन को इजीली मिलने लगी, जो लॉ इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पे काम इजीली होने लगा, और बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो आप लोग रिवाइज कर लेना. पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं डिस्क्राइब अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ लीगल मैगजीन्स इन इंडिया. ये भी एक अच्छा टॉपिक है. लीगल मैगजीन्स जो है सभी लोग लीगल मैगजीन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वो रहते हैं कि मैगजीन्स कब निकलेगी कब आएगी. तो लीगल मैगजीन्स जो है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी. प्रेसिडेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. प्रेसिडेंट्स हेल्प इन मेकिंग द डिसीजन, और इट कैन से दैट प्रेसिडेंट्स गाइड्स द कोर्ट ड्यूरिंग डिसीजन टेकिंग. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 141 of the Constitution, the law declared by the Supreme Court is binding over all the courts
ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। ये तो आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ा उस टाइम पे ये चीज़ पढ़ी होगी कि 141 जो है उसी से ही सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सारे लॉज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी सारी जो लोअर कोर्ट्स होती है सब पे बाइंडिंग होते हैं। सुमारम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2006, इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। वीरेंद्र सिंह यादव वर्सेस राजकुमारी यादव AIR 2006, it is required that it fulfill the condition of ratio descendancy. State of Maharashtra versus Jagannath, same चीज़। The decision of Privy Council are also being binding over the High Courts except they are not changed by the Supreme Court. Pandurang Kalu Patil versus the State of Maharashtra. But Supreme Court itself is not bound to obey its own decision. It can change them. Sajjan Singh versus the State of Rajasthan, 1965. Such as precedents have important place in the decision making, but court must apply them with due course. Lord Downing said that court must use precedent creatively and not mechanically. That is, आपको देखना पड़ेगा कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो हैं वो उस केस में क्या थे, इस केस में क्या हैं, और उन सब चीज़ों को अपने एक जुडिशल माइंड अप्लाई करते हुए उनको प्रेसिडेंट्स को आप अप्लाई करें। क्रिएटिवली अप्लाई किया जाए, मैकेनिकली नहीं अप्लाई किया जाए, एक मशीन की तरह कि हाँ प्रेसिडेंट बाइंडिंग है तो इसमें भी जो हुआ था वो मैं एज इट इज़ इसमें अप्लाई कर दूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज़ गिवन बाय ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम। पब्लिकेशन ऑफ लॉ रिपोर्ट्स। अब हम नेक्स्ट ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लीगल मैगजीन, इनका पब्लिकेशन हमें पढ़ना था। तो हमने इसमें क्या पढ़ दिया, प्रेसिडेंट का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किस चीज़ में, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हमने क्या पढ़ा 141 बताया। 141 के बाद में जितने भी आपको केस लॉज आते हैं, जैसे आपने ये सारे, तो इसमें से कौन कौन सा आपने LLB के अंदर कुछ तो पढ़ा ही होगा ना। एक तो हम सज्जन सिंह देखते हैं, ये तो सबको आता होगा, सज्जन सिंह लिख देना। एक पांडुरंग आता होगा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और इसमें से आप लिख देना जो आपको नाम इजीली याद रह जाए। जैसे देखो ये राजस्थान का हो गया ना, तो ये भी सुमारम वर्सेस राजस्थान लिख देना। और तीनों में सेम सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो हैं वो बाइंडिंग होते हैं, है ना, और ये प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इन्हें ड्यू कोर्स के साथ में अप्लाई करना चाहिए। अब अपन आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अपन को दे रखा है, द क्वेश्चन इज हाउ प्रेसिडेंट्स गेट अवेलेबल। फॉर दिस अरेंजमेंट्स ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लॉ रिपोर्टिंग इज डन। पब्लिकेशन ऑफ लॉ रिपोर्टिंग जो है उसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ही पुरानी है। फर्स्ट टाइम इन 1774 अलॉन्ग विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता द पब्लिकेशन ऑफ लॉ मैगजीन वॉज स्टार्टेड। Earlier, there was no such arrangement. In India, its publication was done at the personal level. Both judges and the advocates started this work. इसमें किसी भी तरीके का कोई एक पब्लिक कंसाइंस नहीं रहता था कि हाँ पब्लिकली ये काम हो रहा है। ये पर्सनली जजेस करते थे और एडवोकेट्स करते थे अपने अपने पर्सनल लेवल पे। इनका एम क्या होता था, टू स्टॉप द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशियल डिसीजंस एंड मेक इट होमोजीनियस, कि मतलब एक किसी भी एक होमोजिनिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में। जस्टिस फ्रांसिस मैकनॉटन इन 1824 डिस्क्राइब अबाउट above judicial decision in his creation consideration upon Hindu law। ये चीज़ इन्होंने लिखी और इसमें इन्होंने जुडिशियल डिसीजन के बारे में बताया। 1825 के अंदर विलियम मैकनॉटन ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अबाउट सर्टेन जुडिशियल डिसीजन इन प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ द मॉमडन लॉ। 29 के अंदर लॉन्ग्रिवल क्लार्क इंक्लूडेड notes on the cases in his creation, rulers and the orders of Supreme Court. Later in 1834, also publication of judicial decisions was done. Martin Report was published in 41, which include important judicial decisions of 1774 to 1841. ये बहुत बड़ा टाइम स्पैन हो गया। Marley considered it very important. According to Marley,
Martin report is a work of greatest utility and authority. Later, many such reports published like ये कहने का मतलब है जो आज अपन को मैगजीन्स अवेलेबल हो रही है ना, ये सब पहले नहीं हुआ करती थी. ये जो पब्लिकेशंस थी, जो जुडिशल लीगल जो मैगजीन्स अभी मिल रही है, ये पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था. ये सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने खुद ही पब्लिश करना स्टार्ट की थी. ये खुद ही लोगों अपने ज़रिए लोगों को पहुंचाते थे. इसमें किसी भी तरीके का कोई पब्लिक रोल नहीं था, कोई भी नहीं था जो इस प्लेटफॉर्म पे आकर के ये काम कर रहा था. ये रिपोर्ट्स पब्लिश होती गई. सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजंस थे, बाकी सुप्रीम कोर्ट नहीं, उस टाइम तो हुआ ही नहीं करती थी सुप्रीम कोर्ट. जो भी जजेस हुआ करते थे उस टाइम पे, तो उन लोगों के क्या डिसीजन रहा करते थे वो अपने ही लेवल पे लोगों तक पहुंचा रहे थे. अब सरदार सिविल लॉ, जो सिविल कोर्ट लॉ रिपोर्ट जो थी, वर द कोर्ट ऑफ द कंपनी. ये जो कोर्ट्स हुआ करती थी, दे वर द कोर्ट ऑफ द कंपनी एंड इट वॉज ऑन टॉप in his Cecil judicial system. First Law Commission also suggested to publish the digest of judicial decision. Consequently, by Sir William Hay Macnaghten, decisions report was published of Sadar Civil Court कोलकाता. मेरे हिसाब से ये जो लिखा हुआ है ना, ये मुफस्सिल होना चाहिए. The report was in 7th phase and it included decisions of 91 to 49. Later it was again published. मतलब इसमें देखो 60 साल की एक साथ ही आ रही है. सारी जो जुडिशियल जो डिसीजंस हैं वो एक साथ पब्लिश हो रही है. By the Act of 1843, Sadar civil courts were directed to record decisions in English and also directed to publish the decisions of Kolkata and Agra Sadar civil courts every month. The publication of these reports were going on till the end of the courts in 1862. Time to time decisions of Bombay Sadar Civil Court was also published. In 1848, decisions of Bombay Sadar Military Courts were published from 1824 to 1846. फिर भी अगर हम देखें तो ये टाइम बहुत ही, अब जैसे 24 to 46 करीब 20-25 साल ही रह गए हैं, जबकि पहले जो थी वो 60 ईयर्स के गैप के अंदर वो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही थी, जिनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा. अब इनिशियल हाई कोर्ट्स की जो रिपोर्ट है, द हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश इन 1962. हाई कोर्ट पब्लिश इट्स ओन ऑफिशियल रिपोर्ट. चेन्नई हाई कोर्ट पब्लिश इट्स डिसीजन फ्रॉम 1862 to 75 in 8 volumes. Later such reports were published by the Bombay or the Calcutta High Court. 12 volumes of the Bombay High Court from 62 to 75, 15 volumes of Kolkata High Court from 63 to 76 were published by the name of Bengal Law Reports. During that period, various reports were published in different names. ये देख लो, ये सारे नाम हैं. वीकली रिपोर्टर हो गया, इंडियन जूरी सेट कैलकाटा हो गया, हे रिपोर्ट हो गई, मार्शल रिपोर्ट हो गई, केटॉन्स रिपोर्ट हो गई, बॉकेट्स रिपोर्ट हो गई, मद्रास जूरी सेट मद्रास हो गई, हेड ई रिपोर्ट्स हो गई, और ये क्या लिखा है, किनाले एंड हेडरसन रिपोर्ट हो गई, सदरलैंड एंड वीकली रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. इतनी ये सारी जो इनके नाम से बहुत सारी रिपोर्ट्स हुई. इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट 1875 में आया. इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट वॉज पास्ड इन 75 टू रिफॉर्म द लेवल ऑफ पब्लिकेशन ऑफ जुडिशियल डिसीजन. एट द टाइम सर जेम्स स्टीफन, जानते हो जेम्स स्टीफन कौन है? जो ओल्ड, जिसको हम अभी ओल्ड ही बोलेंगे, एविडेंस एक्ट जो है स्टीफन का लिखा हुआ है. ही वॉज द लॉ मेंबर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. इन दिस एक्ट many efforts were made to reform the publication of reports. Its main object was to minimize the number of law reports and determine reports and to increase its quality. It is described in Section 3 of the Act that no court shall be bound to hear, cited, or shall receive or treat as authority binding on it the report of any case decided by any of the said High Court on or after the said day, other than report published under the authority of the Governor General in Council. Official High Court reports. After Indian Law Reports Act 75, the publication of official series of the reports became necessary. In this series, in the
House of the Law Member of Office Indian law reports were published officially. अब इसके बाद में ऑफिशियली पब्लिश होना स्टार्ट हुआ. The publication was under directions of the state government. The publication of various decisions of the various high courts was done by the title ILR. The following ways their publication was started. देखो, पटना हाई कोर्ट 1922, लखनऊ, नागपुर, पंजाब, ये सारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी. और जो नीचे दे रखी है ना, ये ऊपर वाली तो सारी ऑफिशियल हो गई अपनी, और जो नीचे दे रखी है ना, ये अपनी नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट्स हो गई. ऑल इंडिया रिपोर्टर हो गया, इंडियन सीज हो गया, केरला टाइम्स हो गया, इंडियन लॉ जर्नल हो गई, ये सारी. देखो इसके बाद कितने नाम है, देखो टी तक आ गए सारे. पटना लॉ टाइम्स हो गया, नागपुर लॉ जनरल हो गए, चेन्नई वीक नोट्स हो गए. ये वीकली नोट्स भी बहुत अच्छे होते हैं पढ़ना, ये जो छपते हैं ना वीकली नोट्स, वीकली लॉ नोट्स हो गए, राजस्थान लॉ टाइम्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया कंपनी, ये सब अपना अलग अलग छापते थे. एट प्रेजेंट अमंग देम ऑल इंडिया रिपोर्टर पब्लिश्ड फ्रॉम नागपुर इज मोस्ट फेमस. इसके बाद में है प्रिवी काउंसिल रिपोर्ट. प्रिवी काउंसिल वॉज द टॉपेस्ट अपीलेट कोर्ट ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. अब प्रिवी काउंसिल को ही हमने सुप्रीम कोर्ट बना दिया था बाद में, तो ये टॉपेस्ट कोर्ट थी इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले. द रिपोर्ट ऑफ प्रिवी काउंसिल वॉज कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट टाइम NABD published the decision of Privy Council. They were again published in a form of ER, that is English reports. Later, more published reports with the title MOOREPC, that is Privy Council. Later, the reports of the Privy Council were published by title More Indian Appeals. The publication of appellate decisions of the Privy Council from इतना to इतना was published in 77 volumes. ये सब अपन को इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि प्रिवी काउंसिल की जो रिपोर्ट्स थी वो टॉपेस्ट अपीलेट कोर्ट ऑफ इंडिया होती थी. इसकी रिपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, और बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई. जो सबसे पहली थी वो हम कह सकते हैं कि हाँ, EC लिख देना, ये इंग्लिश रिपोर्ट्स में हुई. उसके बाद में मोर पब्लिश रिपोर्ट्स हुई, ये सब लिख देना आप लोग. 77 वॉल्यूम्स, और ये इतना किसी को याद नहीं रहता. इसके बाद में हम पढ़ेंगे फेडरल कोर्ट की रिपोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट. देखो ये तो आप लोगों को इजीली याद रह जाएगा, प्रिवी काउंसिल याद रह जाएगा, उसके बाद में फेडरल कोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, ये तो इजीली याद रह जाएगा. इसके ऊपर की जो 2-3 है ना, उसको पॉइंट्स बना के याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग. फेडरल कोर्ट्स वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द इंडियंस अंडर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935. फेडरल कोर्ट डिसीजंस was published as Federal Court Reports along with this publication of Federal Law General from 1937. इसने बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसके अंडर में फेडरल कोर्ट बनी थी. इसके जो डिसीजन थे वो फेडरल कोर्ट रिपोर्ट के रूप में आते थे, और इसके साथ में ही पब्लिकेशन ऑफ द फेडरल लॉ जनरल फ्रॉम 1937 वॉज स्टार्टेड. सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट हम देख लेते हैं. 1950 के बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट प्लेस्ड दी फेडरल कोर्ट, उसी को फेडरल कोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था. डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बीइंग पब्लिश्ड इन वेरियस रिपोर्ट्स लाइक ऑल इंडिया रिपोर्टर, चेन्नई लॉ जनरल, लॉ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जनरल. ये 3 तरीके के इसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते थे. इसमें कुछ और भी तरीके हमें आगे दे रखे हैं. सुप्रीम कोर्ट केसेस, SSC. देखो हम SSC पढ़ते हैं ना, लेकिन ये तो SCC है, सॉरी. उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अपील्स, सुप्रीम कोर्ट वीकली रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं वो किस तरीके से आते थे. सुप्रीम कोर्ट की अपील्स अलग से आती थी, इसके केसेस अलग से आते थे, वीकली रिपोर्ट्स अलग से आती थी. तो सच द हिस्ट्री ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लॉ इज़ वेरी एंशियंट. पब्लिकेशन ऑफ वेरियस मैगजीन्स, जर्नल्स एंड रिपोर्ट्स आर बीइंग डन फ्रॉम सदर सिविल कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट. अब अपन को ये पूरा बता दिया इसने, सदर सिविल कोर्ट से स्टार्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट तक ये ले है. But the condition of the publication is not satisfactory. In the opinion of Chief Justice S.R. Das of the Supreme Court, the system of law reporting as it operates in India at present is neither sufficient nor expedient. It is of the enormous quickening but of uncertain and dubious quality. The system is inconvenient and expensive both for the litigant as well as
the profession. It involves unnecessary waste of time and labor and make the task of the legal practitioners difficult and confusing. It is clear that some reforms are required in the way of the legal reporting, no matter the number of reports are less, but must be qualitative. कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी रिपोर्ट्स बनती हैं अलग अलग तरीके की, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव भी है। किस किस के लिए? जो बना रहा है, लिटिगेंट्स भी हो गए, वो भी पढ़ेंगे उसको, और जो उसका जो प्रोफेशन को जो एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रोफेशन के लिए खुद भी हो गया, जो बना रहे हैं उनके लिए हो गया। तो ये एक तरीके से हमें इसमें रिफॉर्मेशंस की ज़रूरत है। ये कह रहा है ये जो इतनी सारी रिपोर्ट्स बन रही है, हम ये नहीं कह रहे कि रिपोर्ट्स जो हैं वो इतनी सारी हो, आप उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करो, एटलीस्ट उसकी चाहे वो कम हो बट एक क्वालिटी मैटर होना चाहिए जो कि पब्लिश हुआ हो। ये हमें इस तरीके से एक तो पूरा हमें इवोल्यूशन बताना है एक तरीके से, किसका? पब्लिशिंग का, कि कैसे पब्लिशिंग स्टार्ट हुई। उस टाइम पे ये इसने 1700 से बता रहा है, 1700 उस टाइम पे कुछ हुआ ही नहीं करता था। उसके बाद में कोर्ट्स कैसे कैसे बनते गए, फिर सारी कोर्ट्स ने अपने आप खुद की जो है पर्सनली, जो जजेस थे, जो एडवोकेट्स थे, उन्होंने पर्सनल लेवल पे ही पब्लिकेशन स्टार्ट किया। उसके बाद में कैसे हमने पढ़ा 40 साल 60 साल कैसे कैसे उन्होंने इतने इतने लंबे लंबे टाइम स्पैन में सोचो कितनी कितनी वॉल्यूम्स निकाली, वो सब इतना बल्कि प्रोसेस था। उसके बाद में हम जैसे इस पे प्रिवी काउंसिल आया, फेडरल कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट आया, कैसे ये धीरे सॉर्टेड होती गई और आज भी हमें रिक्वायरमेंट है, अब जा कर के टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। ऐसे इसको क्वेश्चन को सम अप कर दीजिएगा।